आपका स्वागत। किसी भी सांसदीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है और भारत में भी है। सशस्त्र बलों के डी फैक्टो यानी वास्तविक कमांडर इन चीफ प्रधानमंत्री देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं और ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की सुरक्षा निश्चित रूप से ही प्रमुख महत्व की है। हमारे प्रधानमंत्री की हाल ही की पंजाब यात्रा और किसानों के आंदोलन के कारण उनकी जबरन वापसी देश में सुर्खियों का विषय बन गई है और यह विवाद अब राजनीतिक रंग में बदल चुका है। आज हम यहां इस घटना की चर्चा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने दर्शकों को एक बेहतर पर्सपेक्टिव और एक बेहतर संभावना देने के लिए यहां जुड़े हैं और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानूनी प्रावधान की चर्चा करने के लिए हैं, ताकि आप उक्त घटना के आसपास के घटनाक्रम को बेहतर रूप से समझ सकें। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अधिवक्ता रॉबिन डेविड जी, जो अपने 32 साल का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अनुभव लेके हमारे साथ हमारे शो पर जुड़े हैं। वेलकम टू द शो डेविड जी। थैंक यू। डेविड जी, चर्चा की शुरुआत करने से पहले आइए हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं इस घटनाक्रम के बारे में। पांच जनवरी को पीएम मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली थी, लेकिन सुरक्षा में भारी चूक के कारण प्रधानमंत्री रैली में नहीं जा सके। दरअसल खराब मौसम के कारण भटिंडा एयरपोर्ट से पीएम का काफिला सड़क मार्ग से हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक के लिए रवाना हुआ था, लेकिन शहीद स्मारक से करीब 30 किलोमीटर दूर जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो रखा है। इस दौरान प्रधानमंत्री फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक फंसे रहे, जिसे पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया। सुरक्षा जानकार मानते हैं कि पीएम का एक जगह 15 मिनट तक फंसे रहना खतरनाक हो सकता था, खासतौर पर तब जब वो इलाका पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर ही था। हालांकि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक कैसे हुई, इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया, जो ये अध्ययन करेगी कि सुरक्षा में चूक का मूल कारण क्या था, साथ ही पीएम की सुरक्षा को और अभेद्य बनाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। मिस्टर डेविड, संसदीय अधिनियमों द्वारा 1985 में एक एजेंसी का गठन हुआ था, जिसे हम एसपीजी बोलते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की एकमात्र जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की सुरक्षा की है। प्रधानमंत्री की सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेवारी चाहे वो देश में हो या फिर विदेशी दौरे पर हो, उनके कोई भी संबंधी जो कि इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं, इमीडिएट रिलेटिव्स होते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी जो उनके आधिकारिक निवास पर उनके साथ रहते हैं, उनकी सुरक्षा की भी है। जो एसपीजी के पर्सोनल्स होते हैं, दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इनका जो चयन होता है वो एक 3 ईयर स्क्रीनिंग के बाद में, एक रिगरस ट्रेनिंग के बाद में इनकी सिलेक्शन होती है। तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इनका क्या रोल होता है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, और एसपीजी एक्ट के बारे में क्या आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बता पाएंगे? The object of the SPG Act is to protect the Prime Minister and the immediate family of the Prime Minister and also the former Prime Minister and its in India and traveling abroad. And one of the key features of the SPG Act is that the SPG personnel have their fundamental rights curtailed. इनके ये संवैधानिक जी को रिस्ट्रिक्टेड है जी। तो ये देखिए, आप जो ये अधिकारी एसपीजी के वो किसी के साथ and can't be part of any group, whether religious or political. Their duty is exclusively to look after the protection and the interest of the Prime Minister, even at the cost of
sacrificing their fundamental rights. And the SPG officers are selected. They are the best of the best, like you have rightly said. And they're selected from high cadre posts and high forces such as the BSF and ITBP. And their duty is to coordinate with the departments, state and central. For example, if the Prime Minister is traveling to another state, it is the duty of the SPG and the state government and ministries to coordinate and ensure that the travel plans of the Prime Minister are checked thoroughly so that there is no risk to the life and safety of the Prime Minister. जी जी, आप ट्रैवल प्लान की बात कर रहे हैं, क्या ये ब्लू बुक के हिसाब से होता है? ब्लू बुक डिसाइड करती है कि कैसा ट्रैवल प्लान होना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए? Yes, the blue book is a document that was also referred to recently by the Supreme Court when the writ was filed by pursuant to the incident of 5th January. It all talks about how the departments coordinate with each other so as to ensure that the Prime Minister's travel through the state is safe and secure. जी, तो मिस्टर डेविड, कभी किसी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है इससे पहले कभी? In the case of Prime Minister Manmohan Singh, when he was traveling in Kerala, this happened in the year 2006, where the route was not strictly adhered to by the pilot, and instead of going to the Raj Bhavan, he diverted and went through the city. जी जी, जब उनका एक पायलट व्हीकल जो था उन्हें राज भवन ले जाने की जगह डाइवर्ट रूट पर ले गया था, तो आप ये कहना चाहते हैं कि वहां पर सिक्योरिटी की ब्रीच हुई थी? जी, तो जी जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर एसपीजी पर्सोनल्स है, क्या ये किसी पर हमला भी कर सकते हैं या कभी हमला किया भी है किसी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर? हाँ, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर, 2000 में एक जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे जी, एक देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ होलिगनिज्म एंड the security of the Prime Minister, the SPG, had to fire on certain unruly elements to protect the former Prime Minister. जी जी, तो SPG पर्सोनल्स ने उन पर हमला किया था प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए। हाँ। अगर हम बात करें सेक्शन 15 की मिस्टर डेविड, सेक्शन 15 SPG एक्ट में सेक्शन 15 इम्यूनिटी को लेकर बात कहता है, किस तरीके की इम्यूनिटी की बात कर रहा है सेक्शन 15? सेक्शन 15 एसपीजी ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करता है. दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी एक्शन आइदर सिविल और क्रिमिनल इन रेस्पेक्ट performed in discharge of the functions given under the act. And they are protected from any action by the civil or criminal action by any person, but they are expected to act in good faith. Good faith से आपका मतलब है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के दौरान वहां अगर उनकी सुरक्षा करते करते अगर वो कुछ ऐसा काम कर देते हैं तो कोई भी किसी भी तरीके का उनके ऊपर केस नहीं बन सकता, कोई भी क्रिमिनल बाइंडिंग नहीं होगी. हाँ, वो कानूनी प्रोसीडिंग से एग्जेम्प्ट है. दे आर इम्यून. एक तरीके का सुरक्षा कवच की बात कर रहे हैं आप. उनको एक सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है हमारे कानूनी प्रावधानों के द्वारा. जी, तो एक बहुत अच्छी बात है ऐसी इम्यूनिटी मिलना, स्पेशली हमारे जो पर्सोनल्स है इनको ऐसी इम्यूनिटी मिलना ऐसे क्रूशियल और इंपॉर्टेंट काम के लिए जहां वो हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. तब जहां इम्यूनिटी है वहां जवाबदारी की भी लायबिलिटी है क्या? There is one aspect must keep in mind. The personnel are highly trained personnel. They are already the cream of cream.
they belong to a service, they are the best. So once they are entrusted with this highly important task of protecting the Prime Minister, I think they should be allowed to perform their duties without any restriction or fetters whatsoever. So this immunity is actually an enabler to the professionals to perform their duties. Their abilities. We must keep in mind that the professionals are not ordinary people. They are not civilians. They are Absolutely. not from any other color. They are highly trained people. So when they already have opted to enter into this highly important service, it is expected that they would do their best. And plus, there is an element of trust. Beyond the stage, there's an element of trust which is there. And you can't make trust by law. You can't force a person to trust. And these are highly motivated personnel, so it is quite unnecessary in my humble view that they should be fettered with any additional restraints. जी, जैसे कि आपने कहा they are best of the best, तो क्या नेग्लिजेंस का कोई भी वहां स्कोप नहीं खड़ा होता है कि अगर नेग्लिजेंस से, किसी भी पर्सोनल की नेग्लिजेंस से या फिर किसी स्टेट ऑफिशियल की नेग्लिजेंस से कोई हादसा होता है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, तो क्या हमारे पास में कुछ पीनल एक्शन है? पीनल एक्शन नहीं है, लेकिन like I said earlier, they all belong to their parent cadres. So once they revert to their parent cadres, they under the 1969 All India Services rules, action can be taken against them in respect of their any negligence if it's found to be there. जी, डेविड जी, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट अब इस मुद्दे पर संज्ञान ले रही है और एक कमेटी का गठन भी किया गया है. अगर कमेटी की फाइंडिंग में नेग्लिजेंस सामने आती है तो हम किस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे इस विषय पर? A committee was set up by the Supreme Court by the Chief Justice and on 12th of January. And the committee's scope it includes the committee was set up because there was one committee set up by the Punjab government and one committee proposed to be set up by the central government, and the Supreme Court felt that a judicially trained person should be heading the commission. Therefore, retired Justice Indu Malhotra was requested to appointed to head the commission. So the committee's scope is to find out what went wrong on as far as the breach of 5th January is concerned. जी, lapses क्यों रहे सिक्योरिटी में, उसकी छानबीन करने के लिए. जी, and also to find responsibility, who's responsible, and suggest remedial measures if any. डेविड जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो सामने आता है. अगर हम बात करेंगे सेक्शन 304A आईपीसी की, जिसमें नेग्लिजेंस को लेकर बात करी गई है, लापरवाही को लेकर बात करी गई है, तो क्या नेग्लिजेंस का कोई मीनिंग नहीं है? 304A आईपीसी में नेग्लिजेंस की सजा है, पीनल एक्शन है, हमारे पास में कानूनी प्रावधान है. The act as it stands does not provide for any penal action against any erring member. However, it should be borne in mind that the SPG officer is expected to act in good faith in furtherance of the act. The question of mens rea existing, I think will not be there, because I doubt if any officer, highly decorated officer or a selected officer who's been rigorously trained would have such a intention of
violating the act. जी, मिस्टर डेविड, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मेंसरिया क्या है और मेंसरिया का क्या कोई यहाँ रोल है? Mensriya is also aparadhi niyati. It is the criminal intent. It is not expected that a member of the SPG will have any such intent. Therefore, in my view, the question of having foisting criminal liability against an SPG officer as it stands in the law today does not exist. So, Mr. David, you are saying in a country like ours, where we have more than 1200 legal acts, and for an act like air pollution control, we have penal action provisions there. So, in the only act that works for the protection of our Prime Minister, we do not have any penal action. You are right when you say there is no penal action under the act. However, no penal action will be there only if the officer is acting in good faith. Right. If the officer is found to be not acting in good faith, then he would be liable under the general criminal law. Right. Further, in case there is no intent and there is only a form of negligence, then the officer, once they revert to their parent cadre, will be subject to the All India Services rules. And under the rules, I think they are the maximum punishment would be censure, liability, suspension, and termination from service. जी, so Mr. David, आपको ऐसा लगता है एक अधिवक्ता के रूप में अगर आप इसको देखें तो आपको ऐसा लगता है कि जो हमारे पास में एक्ट है, स्पीच एक्ट है, इसको और सशक्त करने की जरूरत है, कुछ और प्रोविजंस इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है कि जिससे हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बेहतरी हो? I think as far as the action or penalty against the officers is concerned, I do not think there is a requirement for change in this law. However, I think this law is a continuously growing process, and if any change is required, it should be taken into, it should be made taking into consideration the technological advances. जी. Like cyber related and internet related issues, which probably are not there in this law. But however, I think this law as it stands is a good law. जी, पर सशक्तिकरण की जरूरत है, आपका ये मानना है? It is a continuous process, जी. and like I said, law is a continuously growing and evolving system, and we all need to keep growing with time. So there may be certain technological or other aspects of law that have to be considered while looking at this law again. जी, एब्सोल्युटली, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और जैसे कि हम देखते भी आए हैं कि टाइम टू टाइम इस एक्ट में संशोधन भी किए गए हैं, अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, टाइम टू टाइम इस एक्ट को चेंज किया गया है. तो आप अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, अभी हाल ही में एक रिट पिटिशन जो है वो दाखिल की गई थी हमारी सर्वोच्च अदालत में, जिसमें कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने की बात को कहा गया था फॉर अ सीरियस एंड डिलिबरेट लैप्स. और जो हमारे लर्नेड डिस्ट्रिक्ट जज है बठिंडा के, उनको भी सब डॉक्यूमेंट्स को, ऑल मटेरियल डॉक्यूमेंट्स की कलेक्शन के लिए बोला गया था फ्रॉम ऑल मटेरियल सोर्सेस. और एक बात जो है वो कही गई थी, एक सस्पेंशन और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को लेकर. तो क्या कहना है आपका इस बारे में? On 12th January, the Supreme Court appointed a 5-member committee headed by retired Justice Indu Malhotra जी. to inquire into this lapse. The Supreme Court noted that it's a breach. The Supreme Court
requested the committee to look into the matter and also directed the registrar of the Punjab and Haryana High Court to collect all the records and produce them before the committee and find out the reason for the breach, the responsibility of who is responsible for the breach, and also any remedial actions that it may recommend. जी, जब आप रेमेडियल एक्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं टर्मिनेशन की, सस्पेंशन की या फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की। आपको ये लगता है कि ये समाधान पर्याप्त है और क्या सिर्फ यही समाधान है? I think we will have to wait for the report. If the report says that certain person is responsible, then he would be liable for action under the service laws, and in case there is a criminal intent, then accordingly a criminal action will be taken. This I am saying keeping in mind that the act requires everyone to support the SPG in respect of the Prime Minister's travels, etc. In fact, the word uses the act, the departments, union territories, state and central governments and Indian missions are to act in aid of the director of SPG and its members. जी, सहूलियत SPG को देनी चाहिए, वो स्टेट ऑफिशियल्स को सबको मिलकर, जहां प्रधानमंत्री दौरा करने वाले हैं वहां के स्टेट ऑफिशियल्स को SPG को सपोर्ट करना चाहिए। करेक्ट जी। अगर हम एक ग्रुप हमारे देश का ऐसा भी है जो इसे कॉन्स्पिरेसी को लेकर बात कर रहा है कि इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी है, तो अगर कॉन्स्पिरेसी सामने आती है तो आईपीसी में हम कौन सी धारा में आगे बढ़ सकते हैं? If it is conspiracy, it is a very serious matter, and it would be section 120B of the Indian Penal Code. जी। उसके तहत जो मुजरिम हैं उनको सजा दिलाई जा सकती है? Like I said, we'll have to wait for the report and see how what are the findings of the committee's report. जी, पर अगर कॉन्स्पिरेसी प्रूव होती है तो हम आईपीसी के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। करेक्ट। मिस्टर डेविड, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में इस मुद्दे को लेकर ब्लेम गेम की बात कही थी। क्या कहना है आपका उस बारे में? In the Supreme Court, the state government and the central government were in a blame game. Blame game is the word used by the Supreme Court. The proceedings were termed as a war of words, and the Advocate General of Punjab and the Solicitor General, there was a war of words between both of them. The Supreme Court said that this blame game is not going to help anyone. The Supreme Court noted that there was a breach. The Supreme Court also said that this is a very critical and important matter, and at this critical juncture, we need a robust mechanism to avoid any such issue in future. जो आने वाली भविष्य में जो परिस्थिति है ऐसी दोबारा किसी भी प्रधानमंत्री के सामने ना आए और ये ना दोहराई जाए। Exactly. और सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेट और सेंटर को बैकसीट इन अ वे लेने के लिए भी बोला था। The very fact that the Supreme Court appointed a retired judge, a legally trained mind, to inquire into the matter with the assistance of the state governments, it shows that the Supreme Court took charge of the entire situation, and it directed the registrar of Punjab and Haryana High Court to take charge of the entire documents regarding the travel plans, etc. So it really shows that the committee is now in charge of finding out what happened, and we will have to wait and watch what the committee says. And I think once the committee report is out, there will be some very interesting findings about how to avoid such things in the future and how our constitutional functionaries are protected and kept safe. जी, बहुत कुछ अब कमेटी की फाइंडिंग्स पर है जो वो निर्भर करता है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की फाइंडिंग सामने नहीं आ जाती तब तक हमें इंतजार करना होगा। एब्सोल्युटली। जी, देवी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you. तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश हमारे प्रधानमंत्री और उनकी सुरक्षा के बारे में। यूं तो हमारे कानून ने हमें बहुत अच्छे प्रावधान एसपीजी एक्ट 1988 के रूप में दिया है, पर यहां सोचने की बात यह है कि क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ये प्रावधान पर्याप्त हैं या फिर समय की मांग को मद्देनजर रखते हुए और कड़े प्रावधानों को संशोधन के रूप में जोड़ने या लागू करने की जरूरत है, क्योंकि बात है सुरक्षा की, हमारे देश के प्रधानमंत्री की, हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली व्यक्ति की। प्रधानमंत्री हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि मानी जानी चाहिए और इसका राजनीतिकरण किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। ईमेल कीजिए आपकी राय या कोई भी प्रश्न। जिम्मेदार बने, सजग रहें। इस सप्ताह के लिए मैं निशाबंद लेती हूं आपसे विदा। फिर मिलेंगे आज ही के दिन अगले सप्ताह इसी समय इसी चैनल पर एक नए मेहमान और एक नए कानूनी मुद्दे के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।